गुड मॉर्निंग क्लास। अपन हिस्ट्री का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे आज। फोर्थ से अपन ने थर्ड यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसे स्टोरी बेस्ड लीजिए। अपन एक स्टोरी जैसे समझते हैं ना, अपने वो हिस्ट्री ऐसे ही समझनी है, तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी। तो अपन अब इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। डिड वुमन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या जो वुमेंस थी, क्या वो भी रेवोल्यूशन का हिस्सा थी? तो अब अपन पढ़ते हैं। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in the French society. जो मतलब बिगिनिंग में जो भी एक्टिव वुमन ने भी पार्टिसिपेट करा था सारे इवेंट्स के अंदर, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हुए थे फ्रेंच सोसाइटी में. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. मोस्ट वुमन ऑफ द थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट की बहुत सारी वुमेंस थी जो वर्क करती थी, जो मतलब जैसे सी मिस्ट्रेस थी. सी मिस्ट्रेस मतलब होता है मेड. सोल्ड फ्लावर्स बेचती थी, फ्रूट्स बेचती थी, वेजिटेबल्स बेचती थी मार्केट में, और वर एम्प्लॉयड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट्स. कुछ जो वुमेंस थी वो डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी थी हाउसेस में. तो मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. बहुत सारी वुमेंस ऐसी भी थी जिनको ना उनकी एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग नहीं थी. ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स, मतलब जो वेल्थी अच्छे लोग थे, जो नोबल्स फैमिलीज़ की लड़कियां थी, उन्हीं जो मतलब थर्ड स्टेट की, उन्हीं लोगों को कॉन्वेंट स्कूल की स्टडी से मतलब पढ़ाया जाता था, और उनकी फैमिली बाद में क्या उन लोगों की शादी हो जाया करती थी. अपन किस हिसाब से पढ़ रहे हैं? अपन ने पहले पैराग्राफ तक पढ़ा था जिसे वोटिंग राइट्स पढ़े थे, है ना, और वुमेन के लिए भी पढ़ा था कि क्या क्या इन लोगों ने मतलब उनको आज़ादी दी है, क्या इन लोगों को वोट नहीं देने दे रहे थे. मैंने आपको पहले बताया था कि 25 साल के पहले जो भी थे उन लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता था. 3 दिन का पूरा एक साथ में जो इंसान कमाता था, जो पैसे उनको देता था किंग को, उन्हीं लोगों को वोट दिया जाता था, है ना. एक्टिव और पैसिव पार्टिसिपेंट्स में अपन ने सब पढ़ा था. और अपन अभी यही बात कर रहे हैं कि जो वुमेंस हैं वो क्या मतलब क्या इसमें सब इन चीज़ों की हिस्सा थी. तो बहुत सारी वुमेंस थी जो इन सब चीज़ों का हिस्सा थी, पार्टिसिपेंट भी करा था उन्होंने. जो मतलब वर्कर्स थी, सोल्ड फ्लावर्स बेचती थी, ये सब जो भी वुमेंस थी इन लोगों ने भी इस चीज़ में हिस्सा लिया था. और जो बड़े बड़े घरानों की लड़कियाँ थी, डॉटर्स थी, जिनकी जो थर्ड स्टेट की थी, वो ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, ये बताया गया, और उसके बाद में उनकी मैरिज हो जाती थी. वर्किंग वुमन हैज़ ऑल्सो टू केयर टू देयर फैमिलीज, दैट इज़ कुक, फैच वाटर. अब जो वर्किंग वुमेन थी उनको घर का भी काम करना पड़ता था फैमिली का, जैसे खाना बनाना है, पानी भरना है, क्विक अप फॉर ब्रेड, मतलब लाइन में खड़े होकर मतलब ब्रेड खरीदना है बच्चों के लिए. और उनकी जो वेजेस थी वो हमेशा मैन से कम होती थी, ठीक है, मतलब उनके हस्बैंड से हमेशा उनकी जो सैलरी होती थी वो कम होती थी. इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर. अबाउट 60 वुमन क्लब, मतलब 60 वुमेंस का पूरा एक क्लब, वुमेंस का क्लब स्टार्ट हुआ था, जिसमें डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़ की अलग अलग लेडीज़ें थी, वुमेंस थी. और द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, उन लोगों ने इस तरीके से एक पूरी सोसाइटी बनाई थी रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिक वुमेन की. वॉज द मोस्ट फेमस, ये नाम बहुत फेमस हुआ था, है ना. वन ऑफ देयर मेन डिमांड दैट द वुमन इन्जॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स. मतलब यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि उन लोगों ने भी पॉलिटिकल राइट्स के लिए यहाँ पर लड़ाई करी थी कि उन्हें भी पॉलिटिकल राइट मिले. वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन्स. वुमन क्या थी, सब डिसअपॉइंट थी, मतलब गुस्सा भी थी इस बात से कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना था, इसमें पैसिव सिटीजन वाली जो मतलब रोल रहा था वो बहुत ही बेकार था, कि मतलब ये लोग वोट नहीं दे सकते हैं. तो इनकी भी ये डिमांड थी कि हमको भी वोट देना है, हमको भी पॉलिटिकल ऑफिस के सब कामों में मतलब हमारा भी हक होता है. ओनली देन दे फेल्ट वुड हैव इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट. मतलब न्यू गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिसमें इन सारी चीज़ों की हमें फ्रीडम मिले. In the early years, the revolutionary government did introduce laws that help to improve the life from the woman. बहुत सालों बाद में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट द्वारा मतलब बहुत सारे लॉज जो थे वो इंट्रोड्यूस करे गए थे, है ना, कि मतलब जो भी वुमन से उनकी हेल्प हो सके, उनके जो जीने के तरीके उनमें इम्प्रूव हो सके. टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स. मतलब स्कूल सबके लिए कंपलसरी कर दिए गए थे गर्ल्स के लिए. देयर फादर्स कुड नॉट लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल. मतलब फादर पे भी कोई जोर दबाव, कोई फोर्स नहीं करा जाएगा लड़कियों की मैरिज के लिए. मैरिज वॉज मेड अप इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर टू ए फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ.
मतलब मैरिज होएगी तो जो डिवोर्स थे और ये सब लीगल कर दिया गए थे और इनको भी मैरिज को भी रजिस्टर्ड कर दिया गया था। और मतलब हर चीज़ में इनने क्या करा था, मतलब डिवोर्स को भी एक लीगल मायना दे दिया था। और मैन और वुमन दोनों चीज़ पे ये दोनों पे अप्लाई हो रही थी चीज़ें। वुमन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, वुमन को अब ट्रेन कर दिया गया था जॉब्स के लिए। एन आर्टिस्ट रन स्मॉल बिजनेस, मतलब वुमेंस भी अपने अच्छे स्मॉल बिजनेस ही भले ही पर अच्छे चलाने लग गई थी। वुमेंस स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, वुमेंस ने स्ट्रगल करा मतलब आगे भी कि अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, मतलब उनके खुद के राइट्स के लिए, जो उनके हक बनते हैं, जो अपने राइट्स होते हैं। आपको भी पता है वुमेंस के क्या क्या राइट्स होते हैं, अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन में यही सब चीज़ें तो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द राइन ऑफ टेरर, राइन ऑफ टेरर मतलब जो आपने पहले पढ़ा था कि जो रॉबर्सफेयर था, है ना, और जो उसने वो कोयटी वाला एक लॉ बनाया था कि मतलब जिसको जैसे सीधा लेटेगा तो उसको तलवार से सीधे उसकी गर्दन काट देंगे, है ना। सब न्यू गवर्नमेंट जो जो भी थे, ये सब राइन ऑफ टेरर में आपने पिछले थर्ड पार्ट में पढ़ा था, इसके बारे में बताया गया। मैनी प्रोमिनेंट वुमन वर अरेस्टेड, मतलब इसमें क्या करा जाता था कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और जो भी मतलब ये वुमन क्लब्स क्या करा था, सब बैन करवा दिया था जो भी इनकी सोसाइटी थी। और अगर वुमन कोई उनकी बात नहीं सुनती थी इनकी और अपनी मन मर्जी चलाती थी तो बहुत सारी वुमन को अरेस्ट कर दिया जाता था और बहुत सारी वुमन को एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता था, मतलब मार भी दिया जाता था। वुमन मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर, ये सब लड़ाइयाँ 200 सालों तक चलती रही वोटिंग राइट्स के लिए, इक्वल वेजेस के लिए, है ना। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स एंड केप्ट अलाइव एन इंस्पायरिंग मेमोरी। इट वॉज फाइनली इन 1946, मतलब 1791 से 1946 तक ये सब चलता रहा और एग्जैक्टली 1946 में जाके ये सब चीज़ें ख़त्म हुई और सबको वुमन को राइट टू वोट, मतलब वोट देने का पूरा पूरा अधिकार मिला। मतलब ये सब वुमन जो फ्रांस में जो भी थे उनको वोट देने का अधिकार मिला वुमन को। 1791 से लड़ाई चल रही थी, आप कुछ सोचो, तो 1946 तक ये लड़ाई चली और 1946 में आखिरकार वुमेंस की जीत हो ही गई। अब अपन इसका 5th पार्ट पढ़ते हैं, द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। एबोल्यूशन मतलब होता है ख़त्म करना और स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। तो क्या ये जब गुलामी थी वो सब ख़त्म हो गई थी इस टाइम तक? तो अपन ये पढ़ते हैं आगे। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रेजाइम्स आर अबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। मतलब जो रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म चल रहा था, जो जैकोबिन रेजाइम में मतलब कर रहा था, उसने क्या करा था, अबॉलिशन कर दिया था, मतलब गुलामी को जो ख़त्म कर दिया था फ्रेंच कॉलोनीज में से। और जो कॉलोनीज थी वो कौन सी थी? मार्टिन क्यू एंड गॉर्डियोल्यूक एंड सेंट डोमाइगो वर इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो एंड शुगर एंड कॉफ़ी। ये सब क्या थे कि इंपॉर्टेंट सप्लायर भी थे, मतलब इधर से उधर सामान बेचने वालों को हम सप्लायर बोलते हैं ना, किस किस सामान के, टोबैको के, इंडिगो के, शुगर, कॉफ़ी के, है ना। बट द रेल्यूटेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स मीन टू बी शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। ठीक है, तो मतलब उन्हें क्या हो रहा था, यहाँ पर बहुत शॉर्टेज पड़ रही थी लेबरर्स की, एम्प्लॉयज़ की, मतलब क्या काम धंधे वाले जो सोल ट्रेडिंग करते हैं अपन, ये सब के लोगों की कम पड़ रही थी। तो इनने एक ट्रेंगुलर बनाया था, ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका एंड द अमेरिकन। मतलब जो ट्रेड था जो ट्रेंगुलर का, उसमें कौन थे? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकन। द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी। जो स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ था वो कब? 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे वो पोर्ट्स ऑफ बोर्डेडोक्स एंड नान्स ऑफ द अफ्रीकन कोस्ट वर दे बोट स्लेव फ्रॉम लोकल शिपमेंट। मतलब ये सब चीज़ें वहाँ से खरीदते थे और लोकल शिपमेंट्स को बेच दिया करते थे। ब्रांडेड भी बहुत सारी चीज़ें खरीदते थे जो शिप से आई जाई करती थी और कम से कम इनको 3-3 महीने लग जाते थे इधर से उधर जाने में। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets. यूरोपियन मार्केट में शुगर की, कॉफ़ी की, इंडिगो की, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। पोर्ट सिटीज़ जो थी जैसे बोर्डेक्स थी और जो नान्स थी, इनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और फ्लरिशिंग। स्लेव ट्रेड मतलब क्या होता है? जो अफ्रीका से मतलब ये लोग क्या करते थे, लोगों को लाते थे और इनको यहाँ पर बेच दिया करते थे, इसी को हम स्लेव ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, जिसका वर्ड बार बार स्लेव ट्रेड यूज़ हो रहा है ना, तो स्लेव ट्रेड का मीनिंग ये होता है। Throughout the 18th century was a little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including the
including those in the colonies, but it did not pass any laws fearing opposition and businessmen whose becomes dependent on the slave trade। ये सब चीज़ें जो भी इनका था ये सब स्लेव ट्रेड पे, मतलब इनको इससे क्या बहुत बेनिफिट होता था। ये उसको मतलब बहुत मतलब जो भी वर्कर्स थे इनसे इतना ज़्यादा काम कराते थे, इतना ज़्यादा काम कराते तो उनको अच्छे महंगे महंगे भावों में जो भी उनका सामान था वो बेच दिया करता था। तो ये इस स्लेव ट्रेड को बंद करने के लिए बहुत कोशिश करी गई, पर ये स्लेव ट्रेड बंद नहीं करना चाहते थे क्योंकि इनको तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट स्लेव ट्रेड से ही हो रहा था। It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves। 1794 में कहीं ना कहीं मतलब ये इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने को कहा गया, और दूसरी पर ये पूरी तरीके से एक तरीके से स्लेव ट्रेड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। ख़त्म करने को कहा तो गया था पर थोड़े टाइम बाद फिर से स्टार्ट हो गया था। Napoleon reintroduced slavery, plantation owners and understood their freedom as including the right of enslaved African Negroes। Negroes मतलब होता है जो मतलब गाली की टर्म होती है, मतलब गाली में तरीके से बात करना। and their economic interest and slavery was finally abolished। मतलब स्लेवरी जो थी, जो स्लेव ट्रेड था इस तरीके का, ये पूरी तरीके से ख़त्म कब होता है? 1848 में। अब आप खुद सोचो 1794 से चल रहा था और 1848 में 100 साल लग गए थे इसको पूरी तरीके से बंद करने में। यही बताया है इसमें अबॉलिशन ऑफ सैलरी में। अब इसका 6th पार्ट पढ़ते हैं, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। रिवॉल्यूशन मतलब जो पूरा जब रिवॉल्यूशन चल रहा था पूरी तरीके से रोज़ की ज़िंदगी में कैसे चल रहा था। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ? क्या ये जो भी पॉलिटिक्स थी क्या इनने क्लोथ मतलब जो हमारे पहनने तक क्या तरीका का मतलब जो अपन किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं क्या इन सारी सोच को चेंज कर पाए थे? जो हमारी लैंग्वेज है, जैसे हम मतलब जो भी हम बोलते हैं उस तरीके की जो हमारी लैंग्वेज है, जो द लैंग्वेज दे स्पीक, जो हम बोलते हैं उस तरीके से हमारी जो लैंग्वेज है क्या उसको चेंज कर पाएँ? जो बुक्स हम रीड करते हैं उनको चेंज कर पाएँ? द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सो मैनी सच चेंजेस इन देयर लाइफ्स, मेंस वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। 1789 में फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस आए थे, मैन में, वुमन में, चिल्ड्रंस में, बहुत सारे। ठीक है। The revolutionary government took it upon themselves to pass laws and there would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice। लिबर्टी और इक्वालिटी को मतलब एवरीडे यही सोच रहे थे कि सारे लॉज हमारे पास होना चाहिए और लिबर्टी और इक्वालिटी सब में होनी चाहिए। One important law that came into effect soon after the storming of Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship। censorship मतलब होता है कि जो पहले क्या होता था न्यूज़पेपर और ये सब जो भी चीज़ें छपती थी ये सब गवर्नमेंट के डिसीजन के हिसाब से छपती थी, मतलब वो जैसा चाहते थे वैसा छपती थी, और वो लोग जो बोलते थे जो न्यूज़ें छपती थी वो सब उनके हिसाब से, मतलब अपनी कोई मर्जी नहीं चल रही थी, जिसको हम सेंसरशिप बोलते हैं। इन द ओल्ड regime all written material and cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censor of the king। Now the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression of natural rights। न्यूज़पेपर है, पैम्पलेट्स है, बुक्स हैं, प्रिंटेड पिक्चर्स है, फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस है ना, फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इन टू द कंट्री साइड। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स ऑफ चेंजिंग टेक प्लेस इन द फ्रांस। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिशन व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। ईच साइड सॉट टू बी कन्वीनियंस टू अदर पोजिशन टू बी ए मीडियम ऑफ प्रिंट। मतलब इसमें यही बताया गया है कि जो सेंसरशिप का मतलब इसमें मेन बताया गया है कि जो पहले ऐसा होता था कि सब गवर्नमेंट के हिसाब से उनके डिसीजन के हिसाब से न्यूज़पेपर में, पैम्पलेट्स में, बुक्स में, प्रिंटेड पिक्चर्स में सब चीज़ें छपती थी, पर अब इसके बाद में सब इवेंट्स में बहुत सारा चेंजेस आया, जब हमें सब बहुत सारी फ्रीडम मिली तो ये सब अब हमारे हिसाब से भी होने लग गया था। कंक्लूज़न देखते हैं। 1804 में नेपोलियन जो बोनापार्ट थे वो एम्पीरियर बन गए थे फ्रांस के, मतलब राजा घोषित कर दिया गया था उनको 1804 में। द सेट आउट ऑफ द कॉन्क्रीट नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज डिस्पोजिंग द क्रिएटिंग किंगडम्स एंड ही प्लेस द मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, कॉन्क्योर मतलब कि इनकी जीत हुई थी नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ की, है ना, और ही प्लेस द मेंबर्स, इनके मेंबर्स बन गए थे फैमिली के लोग। नेपोलियन सो हिज रोल द मॉडर्नाइजेशन, मतलब नए बहुत सारे आइडियाज़ यूरोप में लेकर आए थे ये। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी है उस पर अपना प्रोटेक्शन होना चाहिए।
कोई ले नहीं, उसको यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आया था, डेसिमल सिस्टम की हेल्प से यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आया था नया। इनिशियली मैनी नेपोलियन एज अ लिबर्टर हु वॉन्ट अ फ्रीडम फॉर द पीपल। इससे लोगों को क्या हुआ था, बहुत सारी मतलब इनने आज़ादी भी दिलवाई थी, फ्रीडम भी दिलवाई थी। अपॉन द नेपोलियन आर्मीज कैन बी व्यूड एवरीवेयर टू बी अ फोर्स, ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। मतलब इनकी 1815 में वाटरलू में फाइनली मतलब हार हो चुकी थी, ये हार चुके थे, मतलब जो भी वार कर रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे, ये आए थे, तो फाइनली मतलब इनको 1815 में हराए गए थे। 1804 से इनका राज शासन चल रहा था, तो 1815 में ये हार गए थे। मेनी ऑफ दिस सोर्सेज और कैरिड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, पर ये बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आए, बहुत अच्छे अच्छे मॉडर्न लॉज लेकर आए, है ना, यूरोप के लिए और अपने इसके लिए पार्ट्स के लिए, तो मतलब इनकी बहुत तारीफ भी हुई थी। आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, लीगेसी मतलब होता है, पता है लीगेसी मतलब होता है अच्छाई, तो अच्छाई मतलब अच्छाई में सबसे ज़्यादा क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक राइट, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। फ्यूडल सिस्टम्स जो थे इनने अबॉलिश कर दिए थे, ख़त्म करवा दिए थे। कॉलोनाइज पीपल्स रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज एंड द मूवमेंट्स ऑफ क्रिएट सोवर्जिन नेशनल स्टेट। सोवर्जिन मतलब होता है जो सबसे ऊपर होती है चीज़, जो हम सबसे ऊपर होता है नेशन के ऊपर, उसको हम सोवर्जिन बोलते हैं। टीपू सुल्तान जो है और जो राजा जो राम मोहन रॉय हैं, ये जो मेन है, जो दो बहुत मेन एग्जांपल्स हैं जो रिस्पॉन्डेड, जिनने बहुत सारे आइडियाज़ रेवोल्यूशनरी फ्रेंच के रेवोल्यूशन में बहुत सपोर्ट करा और बहुत सारे नए नए आइडियाज़ लेकर आए। तो क्लास ये आपका पूरा एक जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें 6 चैप्टर्स थे, एक पार्ट में 6 चैप्टर्स थे, वो आज पूरा कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको एक साथ क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगी। ये पार्ट में डिवाइड था पर चैप्टर एक था। अब अपन जब अगली वीडियो में मिलेंगे तो अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम होगा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। वो अपन स्टार्ट करेंगे, उसमें भी ऐसे ही पार्ट्स है। तो जो आपकी हिस्ट्री की बुक है उसमें पार्ट्स में डिवाइड है, और आपको क्वेश्चन आंसर जो हैं वो सारे ही पार्ट्स के लास्ट में, जो भी आपको बीच में भी बुक में दिए होते हैं, तो वो आपको पूरी एक साथ पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको पूरी एक साथ लिखनी है। तो आई होप आपको एक स्टोरी बेस्ड ये पूरा पार्ट जो भी मैंने समझाया है अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग ज़्यादा लोड मत लीजिएगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि हिस्ट्री है, थोड़ी सी टफ है बट इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है, थैंक यू क्लास, बाय, टेक केयर।